जेनजीज का टैलेंट भी अच्छा होता है. दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर आउटस्पोकन. यू एज अ जेनजी एचआर कैसे जेनजी टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं? The key here would be in three things. One would be बड़ा फाइट चल रहा है मिलेनियल्स वर्सेस जेनजी से. आपको क्या लगता है कि जेनजीज ने भी कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए? एक आपका है ना वर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ रिक्रूटर क्या रहा हुआ है? there was a person who had applied and the person who came for the interview was a different person. ओह, कैसे हो सकता है ये? मैंने ये टर्म रिसेंटली सुनी है that there is a silent career killer. A silent career killer in their case would definitely be, एक मिथ जेनजीज के एम्प्लॉयमेंट को लेके. I think Gen Z's case में कोई myth नहीं है, memes हैं. जेनजी एचआर एग्जैक्टली कैसे होते हैं ये हम लोगों ने आज एग्जैक्टली एक जेनजी एचआर के साथ डिस्कस किया है. आज के हमारे गेस्ट 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, अलग अलग कंपनीज में काम कर चुके हैं और सास बेस्ड स्टार्टअप में काम करके कंपनीज को एक्सपांड करके उन्होंने एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करा है. ही हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड हिज करियर एज ए HRBP एज वेल. सो इस पर्टिकुलर एपिसोड में HRBP के रोल्स क्या होते हैं ये हमने समझा है. जेनजीज को कैसे टारगेट करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है, इम्पॉर्टेंटली उनके बारे में क्या मिथ्स है और जेनजी टैलेंट को रिटेन करने के लिए जेनजी एचआर क्या कर सकते हैं. इस एपिसोड में एग्जैक्टली यही इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आपके लिए कवर की है. लेकिन आपके लिए इस कॉन्वर्सेशन में बस एक कॉन्वर्सेशन नहीं है, तो एक आपके लिए एक्शनेबल स्टफ भी है एंड दैट इज़ अबाउट द जॉब ओपनिंग्स. सो आज के हमारे गेस्ट मोहित घारे, इन्होंने हमें बताया है कि कौन से रोल्स मल्टी लेवल पे ये हायर कर रहे हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों ने इनकी कंपनी में क्यों ज्वाइन करना चाहिए. तो इस वीडियो के एंड तक देखना इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए और ऐसे लोगों के साथ शेयर करना जिनको जॉब की ज़रूरत है या जॉब में वो स्ट्रगल कर रहे हैं. सो लेट्स वेलकम मिस्टर मोहित टुडे. I was very passionate about technology, so I went in to pursue engineering in computer science. But हुआ ऐसा कि when I was going through those long practicals जो होते हैं third year, fourth year में, I realized that my inclination is more towards people and the skills that surround it. And I also realized कि it's easier to debug code than to debug a person. वाओ. So that's where I thought कि ठीक है, मतलब let me think about what other options do I have, and that's how I researched. And then सो अभी कितने साल हो गए आपको एज एन एचआर? be around 6 years. ओके. Yes. एंड हाउ मेनी कंपनीज यू वर्कड विद टिल द टाइम? I have worked with around 3 organizations till now, ओके. and all have been into SaaS, like Okay. software. एज अ सर्विस. Yes. Yes. नाइस. मुझे एक बात बताना, कैन आई रियली कॉल यू एज अ जेनजी एचआर? Yeah, for sure. I mean, I am, and I can relate. बहुत सारे सवाल आएंगे आपके ऊपर, डोंट वरी. Yeah. लेकिन उसके पहले जो आपने आपके इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, जो मेरे रिसर्च टीम ने निकाला था आपके लिए, Okay. यू हैव रिसीव्ड इनक्रेडिबल रिकग्निशन अक्रॉस एकेडमिक, स्पोर्ट्स एंड इवन ऑन नेशनल टीवी. वाह रे वाह, बहुत यंग एज में आपने ये अचीव किया है. तो वो एग्जैक्टली क्या था और ये आपके करंट रोल में आपको कैसे हेल्प कर रहा है? Okay. या So यार मतलब बचपन से एक्स्ट्रा करिकुलर was something that I was always into apart from studies, and sincere student, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में. So I was trying to balance both, and that's how I did those things also apart from studies. So Variva was a show which was about a mother and son, and there were a lot of participants, and it was about games and talent. तो वो जीते थे हम basically as the best mother and son. And apart from that, I was also hosting child artist interviews on All India Radio, जो काफ़ी साल तक चल रहा था parallelly. These things definitely help you in building something that becomes a foundation ahead in your life, whether it's people skills, whether it's creativity. Those achievements don't change you as a person, but it encourages you, it motivates you,
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक इट वैलिडेट्स द क्वालिटीज इन यू कि आप जो कर रहे हो वो अच्छा है एंड यू शुड कंटिन्यू डूइंग इट. सो आई थिंक दैट्स व्हाट जस्ट केप्ट पुशिंग मी फॉरवर्ड एंड राइट. या. जब मैंने ये पॉडकास्ट और वीडियोस वाली जर्नी शुरू करी थी, so I was also into all this dance, acting and modeling. Okay. And then as I told you earlier, I changed my decisions and came into management. But जब मैं reflect करता हूँ मेरे पहले वाली जर्नी में, then I realized that I never started from zero. And then eventually people never start from zero. जब हम लोग कहते कि you always start from zero, it is not from zero. When you gain experience in something, right, you at times you start from 1, 1.1, 2 or maybe from 5. तो वो मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ जब मैंने पॉडकास्ट वाली जर्नी शुरू की एचआरस के साथ. सो पहली चीज़ तो मुझे इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आया बिकॉज एज अ रिक्रूटमेंट कंपनी एंड एज अ रिक्रूटर ऑल्सो वेन एवर आई स्पीक टू एचआरस, राइट, तो मैं पहले हमेशा उनको ये सवाल पूछता हूँ कि कैंडिडेट्स ने आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, राइट. वही सवाल मैं कैंडिडेट को भी पूछता हूँ कि वाई कंपनी शुड हायर यू, राइट. तो ये जब मैंने वीडियोस पे लाया बिकॉज आई ट्रीट माई सेल्फ एज अ जॉब सीकर मोर देन, राइट, कि वो क्यूरियोसिटी हमारी इसके लिए होती है कि अलग अलग चीज़ें सीखने मिलती है, अलग अलग कंपनीज़ के बारे में पता चलता है. और जैसे पोस्ट कोविड बहुत सारे कंपनीज AI में आने लग गए और मैंने जब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी आई अंडरस्टूड दैट यू हैव वर्कड इन ऑल AI ड्रिवन कंपनीज, राइट, लाइक Zycus एंड Heptech. तो मुझे ये बताइए कि HR के बारे में ऐसा कौन सा मिथ है जो इन टेक कंपनीज में होता है? आई थिंक HR के बारे में एक मिथ बहुत कॉमन है और वो है दैट HR इज नॉट टेक savvy. ओके. Yes. And that is of course because they majorly come from a non-tech background. But today things have changed. If you go to any organization, there is no HR team who's not using HR tech. Right. Okay. Whether it's AI, whether it's Gen AI, agentic AI, there are a lot of tools with respect to HR management systems, learning management systems, analytics, which is a very crucial part of HR today. And I think that has made it very tech savvy. And it's just the beginning, but there's a long way to go. But that's the myth that I would like to. मैंने जो रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था या कोई वीडियो में देखा था, आई थिंक ऑन लिंक्डइन ओनली आई हैव रेड इट, कि एचआरस के लिए अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो है ही मैंडेट, बट नाउ कंपनीज आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सच एचआरस हु नोज एग्जैक्टली कि AI ड्रिवन CV कौन सा है, राइट, या AI बेस्ड क्वेश्चन आंसर कौन कर रहा है. दे शुड बी ऑल्सो मास्टर इन दैट, लाइक दैट विल बी वन मोर एडेड स्किल नाउ HRs आर गोइंग टू हैव. तो आपको क्या लगता है एज एन HR, इज इट रियली इंपॉर्टेंट, और अगर है तो ये कैसे हो सकता है आगे, यानी HRs कैसे ये सीख सकते हैं और ज़्यादा? Absolutely. मतलब I personally think that it's very important because then first of all you're updated कि क्या चल रहा है. If you're not, then of course you will be ignorant about it and you can end up taking wrong decisions. So being updated is one. Yes. And of course continuing with that is मतलब depends from person to person, but I think it's very crucial to upskill yourself in that direction today. क्योंकि वही future होने वाला है. And the better we are on it, you know, the better we would end up in that as well. क्योंकि जब मैं CV पढ़ता हूँ और समझ में आ जाता है कैंडिडेट के साथ बात करने के बाद दैट कैंडिडेट इज़ नॉट एबल टू आर्टिकुलेट प्रॉपरली द नॉलेज, द स्किल सेट एंड द एक्सपीरियंस दे हैव, एंड CV इतना अच्छा बनाया है कि वो समझ में आ जाता है थोड़ा मिसमैच है. एंड ऐसे बहुत सारे फिर रिक्रूटर्स प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और आई थिंक ये सभी HR को अभी ये सीखना ही पड़ेगा, स्पेसिफिकली रिक्रूटर्स इफ आई टॉक अबाउट, कि दे शुड बी नोइंग कि कौन सा CV AI जनरेटेड है, राइट, कौन से इंटरव्यूज़ AI से बेस्ड हो रहे हैं ज़्यादा, एंड हाउ दे कैन अंडरस्टैंड अ ह्यूमन आउट ऑफ दैट AI, राइट, क्योंकि एजेंटिक AI का ज़माना चल रहा है, राइट. यहाँ से कोई जो टेक से भी कैंडिडेट है जो IT में है,
they can obviously create an AI, agent AI, जो on behalf of them representing to the recruiter, और मे बी रिक्रूटर के पास भी एक एजेंट AI है जो वही AI पूछ रहा है. अल्टीमेटली जो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्वर्सेशन होगा तो वो तभी चीज़ें समझेंगे. आई थिंक HRs को वो बात अभी समझनी चाहिए, राइट? बट हैविंग सेड दैट, मैंने जब आपकी प्रोफाइल देखी और एट अ वेरी यंग एज, आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आपने HRBP तक आपका सफ़र तैयार किया हुआ है, राइट? तो मुझे ये पहले जानना है कि HRs में ऐसे कौन से अलग अलग डेजिग्नेशंस होते हैं, राइट? एंड देन HRBP जो आपने रोल चूज़ किया है वो क्यों किया, और एग्जैक्टली HRBP के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं? ओके, तो फर्स्टली HR काफ़ी वाइड रेंज्ड फंक्शन हो गया है अभी. इट हैज़ HR ऑपरेशंस, इट हैज़ HR बिजनेस पार्टनरिंग, it has compliance, right? It has HR analytics, it has learning and development. तो वैसे काफ़ी सब functions हो गए हैं within HR. तो उस हिसाब से of course designations होते हैं, like whether it's HR operations or HR generalist or specialist. HR business partner ये role early 90s में आया था internationally. Okay. And to India it came in say mid 2000s. And why it becomes crucial is because HR business partner, if you look at the word, it means an HR who's partnering with the business. That clearly indicates business strategy के साथ HR strategy को align करना. Right. That becomes a game changer. Why? Because then you are striking a balance between people and profits. And today, people are not just resources, they are a competitive advantage for organizations. So that's why when an HR business partner comes into picture, it's not just employee life cycle की onboarding to exit हो गया. It's beyond that. It is understanding what concerns do people have. It's understanding feedback, aligning policies according to that, and most important, making sure that business problems are solved through HR intervention. Just supporting that itself becomes a very wonderful collaboration between business and HR. And I think मुझे पहले लगता था कि HRBP is an external position, ठीक है? But when I dig more into it, I researched about it, और जैसे आपने कहा कि 1990s में ये आया था, मुझे ऐसे लग रहा है कि many now HR professionals are looking for this role, HRBP. And why it is fascinating, because it is bridging the gap between the exact business and the people. Yeah. Right? It is not only about the exit interviews, but it is also more about retention of the good employees and good talent in the organization, I think. Absolutely. But that also, takes me to this question. जब 1990s में HRBP first आया था और आज 2026 में हम लोग बैठे हैं, क्या ट्रांजिशन हुआ है HRBP के रोल में अकॉर्डिंग टू यू? आपका क्या रिसर्च रहा हुआ है और कैसे ये HRBP रोल विल हेल्प मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इन फ्यूचर? I think traditionally it was very operational in nature. When it comes to the employee life cycle from onboarding to exit, administrative tasks में काफ़ी ज़्यादा focus होता था initially. Over the years, जैसे after globalization and especially in today's extremely competitive market, people are used as a power for organizations. तो उनके डेवलपमेंट पे फोकस आ गया, उनके लिए स्ट्रैटेजीज बनने लग गई कि हाउ डू वी मेक श्योर कि कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हो रही है इंटरनली, हाउ आर पीपल अपस्किल्ड टू मेक श्योर दैट दे आर अचीविंग देयर KPIs सो दैट बिजनेस इज फ्लरिशिंग. वो प्रोसेस में आज HRBP आ गया है वेयर थिंग्स आर मोर स्ट्रैटेजिक एंड नॉट ऑपरेशनल. थिंग्स आर मोर प्रोएक्टिव एंड नॉट रिएक्टिव. So I think that's the difference, and of course it has still a long way to go, but I think it's so far so good. अभी आप ही HRBP हो, right?
तो आप मुझे बताओ आपके करंट रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और आप ये कैसे देखते हो, यानी हाउ डू यू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेसेस एंड विद पीपल? Right. So, of course, the entire employee life cycle comes into picture because whoever is contributing to business have to be taken care of. So, supporting them, enabling them through various initiatives like or strategies, I would say, with respect to engagement, with respect to retention, and especially at a point where there are multiple generations now at a workplace, so it's even more challenging to make sure that we are catering to everyone at a single time. And then of course responsibilities are a lot more to do with people than just operations. Operations would of course involve payroll, attendance, etc. But when it comes to business partnering, it's more to do with engagement, it's more to do with analytics, it's more to do with understanding people issues and aligning solutions to it. I'll give you an example. Please. So if I recollect, in one of my past experiences, one of the customer support teams, the front facing team to the client, were facing a lot of gaps with respect to performance, and it was directly affecting the customer experience. Business, of course, as a team takes care of it, by changing their processes, policies, what can be done. But HR के side से इसमें क्या value add हो सकती है? So then we sat down, we understood, we spoke to the entire team one-on-one. We understood what the issues are. We chalked out high and low performers. We made sure that there are reward and recognition programs for the high performers, and we made sure that there are upskilling initiatives like say external workshops or something that can make the low performers also level up. And that's how we brought everyone to a very standardized situation which directly impacted customer experience. They were good at their job, and hence the customer was also satisfied. And the entire NPS, which is the Net Promoter Score, increased over say 2 quarters, because of course it takes time to make sure that things are very well aligned with respect to people. But that's a very clear example of how business and HR, when they come together, it's a very beautiful collaboration which directly impacts the outcome. Right. जब आप एज अ HRBP इंटरवेंशन में आते हो या ये ज़रूरत आती है, तो एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसी होती है? लाइक व्हेन एन HRBP रियली हैव टू मे बी इंटरवेन और मे बी गेट इनटू इट, तो ये प्रोसेस क्या होती है? यानी कौन से सिनारियोज में HRBP को एंटर करना पड़ता है, या उनको कैसे पता चलता है दैट दे हैव टू एड्रेस सर्टेन सिचुएशंस? एज इन एक HRBP को यस कैसे? यस यस. So the thing is, of course, we don't work directly with the team, so Right. we won't come to know कि क्या issues हैं. So we have very frequent catch-ups with the managers in the team, the people also in the team in general, but the focused ones happen with managers, leaders for respective functions, and that's where people issues within the team are brought up. और फिर they are divided into these themes कि अच्छा ठीक है, upskilling रिक्वायरमेंट है, या एंगेजमेंट का इशू है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, दीज थीम्स, एंड देन अकॉर्डिंगली उस पर सोल्यूशन किया जाता है फ्रॉम एन HR पर्सपेक्टिव. ओके, सो लाइक यू हैव सेट प्रोसेसेस कि आपको in a week you have to connect with the managers of different teams like Yeah. once or twice, and Yeah. then get the feedback of the teams like how they are performing. Yes. Is it like that? Yes. Okay. और सबसे अच्छा फीडबैक ग्राउंड लेवल से ही आता है, लाइक व्हेन यू डायरेक्टली कनेक्ट विद एम्प्लॉयज वन-on-one very frequently, and they trust you to share the feedback as well. I think that becomes a game changer. Okay. And then I'm quite sure and confident to say this, that not every feedback can be accepted and implemented immediately, right? Yeah. That's a difficult situation to deal with. So how do you guys then deal with that? Like आप timeline देते हो या फिर ignore कर देते हो? नहीं, इग्नोर तो नहीं करते. Because HRs are known for it. Correct. Right.
No, of course. I mean, people do have their experiences, but it depends. It depends on what the feedback is. It depends on what the situation is, and the effort is just to strike a balance between the company and the employee to make sure that there's a win-win for both, and that's how it's approached also. So if it's possible, then it's possible. If it's not at all possible, then of course. आपका obviously since you are a Gen Z HR, किसी millennial के साथ encounter हुआ है, conflict हुआ है, where this ego clashes came and कि my experience is more than that, you are a Gen Z HR, right? How you don't know situations better, तो आप कैसे बता सकते हो? ऐसे कुछ हुआ है आपके साथ? बिकॉज अभी ये बहुत बड़ा फाइट चल रहा है, मिलेनियल्स वर्सेस जेन ज़ीज़ एवरीवेयर. वो तो है बट आई थिंक वो हर एक जनरेशन के लिए हुआ है. अभी हमें terms मिल गए. Every previous generation thinks that of course they know more than the you said it right. newer generation. So yeah, I mean it happens. आपका कोई एक्सपीरियंस? ऐसा मेजर तो नहीं हुआ है, बट कभी ऑफ कोर्स व्हेन यू शेयर आइडियाज और you share opinions, there is a slight challenge in terms of directly accepting it for say a person from a older generation, and it's understood. So I think when both generations understand each other, that's देखो मैंने ना golden अभी key. that's right. अभी इसके पहले जो कॉन्वर्सेशन हमारा चल रहा था, एंड आई थिंक ये बात मैं बहुत बार हाईलाइट करता हूँ कि जैसे मिलेनियल्स को एज एन एक्सपीरियंस पीपल, if they also have to learn, unlearn and relearn things, because they also have to work with Gen Zs and Gen Alphas, rather youngsters experience हर जगह पे. तो ऐसे आपको क्या लगता है कि Gen Zs ने भी कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए? because they are very vocal about saying no one, and they are very vocal about denying things that which are not aligned with their things, right? तो कहाँ पे Gen Zs भी ऐसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या कैसे हो सकता है ये? नहीं, आई थिंक यू यूज द राइट वर्ड. फर्स्ट स्टेप तो एक्सेप्टेंस ही है. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई आर दे बीइंग डिफेंसिव अबाउट इट. मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ जेन ज़ी एंड आई एम sharing something, and if the other person is not able to accept it, try and understand why is that so, and be empathetic to them as well, since of course they have their own rigid mindset at times and that won't change. So it's our job at that time to make sure that they understand what we are trying to say, and that's where transparent communication also comes into picture, so that like misunderstandings don't happen. It's better to let the person know straightforward कि ऐसा है, why don't we try this? Even if we try it and it fails, it's completely okay. But we can be open about it. We can try it and see what happens. If it doesn't, then of course, but it usually doesn't happen with Gen Zs. If like, see, whatever research I have done, the opinions and observation I have had on social media, even in my real life, the concern even I have is real. कि अगर मैं Gen Zs के कोई ideas को ना बोल दूँ, see why I'm highlighting the Gen Z's term is because उसके बारे में एक हवा चल रही है मार्केट में. Correct. और मेरा ऐसा मानना है कि Gen Z's are very creative, given that उनको वो freedom देना पड़ता है to work, right? But अगर कोई strategy है, कोई plan है जो कोई management decide कर रही है, और अगर उनको वो पसंद नहीं आता है या disagreement है, then they get into that thought process of changing the job immediately, right? There are many videos I see on Instagram and even on LinkedIn that I'm bored with my job and I quit. And the guy hardly have an experience of 1 or maybe 2 years working in that organization as a junior level employee, right? So we can consider that it's a start of his journey. और इतने जल्दी quit कर देना job, right? And saying that it's boring, I think the time span is very different. Like यानी कितना डिफाइन करोगे आप, ऐसे वाली चीज़ है. बट ये जो जॉब हॉपिंग वाला कल्चर है जेन ज़ीज़ का, कि अगर आपको ना आ रहा है सामने से, या आप अलाइन नहीं हो, या आपके मैनेजर ने आपको कुछ कह दिया है, यू आर गोइंग इनटू अ डिफरेंट जॉब,
ये जेनजीज या यंग एज जो इसके आगे भी आएंगे, वो कैसे, उनका परसेप्शन कैसे होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू इन देयर जनरेशन? Okay. So see, firstly, I think they are called job hoppers, but I personally think that they are brought up in such a way where they've got all the privileges and मॉम डैड ने सब दे दिया है. हाँ, और most important reels वो लोग 10 सेकंड में चेंज कर रहे हैं यार, like Right. you know, still they are there in an organization for 2 years, you know, that's a lot of patience. My God. Okay. But what I mean to say here is also that they need something that keeps them engaged. They are looking for something that's beyond just the normal, that's going on for years. So I think for them, having a perspective where how can I develop myself here, what is the best thing that I can do here, would be a good approach to have, rather than looking at, okay, you know, ये एक चीज़ suppose is not something that I like, so let me just leave. That understanding is something that probably the newest generation can imbibe, so that it's easier for them also to stay long term in their career. वो तो अभी लोगों को समझ में आ रहा है ना दैट अगर मुझे नहीं आ रहा है, ये मुझे जॉब करना पॉसिबल नहीं है, I'll start my own fashion brand, I'll start my own retail brand on social media, I'll go create a content. But people are not, you know, understanding this fact that they can also create content for their career and in jobs also. Like एक मुझे, I don't remember a exact name of the company, but that was a US based insurance company, if I'm not sure. Okay. And in that organization, this is not about millennials or Gen Z, but that case study was in front of me before 8 years. The guy has completed his studies in finance. Okay, he started his career as a trainee there, and then eventually by the you know experience level of around 22 or 23 years, he stayed in the same company, but he became a CEO. Okay. So obviously every year he was getting promotions. He was, you know, he has started leading teams in organizations. But that is a very classic example of, even as an employee, you can still create a mark and create a place in the top management, right? Absolutely. और उसकी स्टोरी ऐसी भी थी कि when he got retired, he stepped down as a CEO. उसके बाद 2-3 साल में कंपनी के ऊपर बहुत डेट आए थे and the company was in downfalls. And the situation came where board of directors said that the company should be, you know, shut down and बंद करना पड़ेगा सब कुछ. So one of the board of director or member of that, you know, board suggested कि ये पहले वाले जो हमारे CEO थे उनको एक बार अप्रोच करके देखते हैं, ठीक है, let's see if he can, you know, make that company stand back again and come back to the market stronger. Okay. They approached him. Unfortunately, he was suffering from the cancer. He still took that up, and in just 3 years of his, you know, comeback, he made the company debt free and profitable again, and unfortunately passed away, right? Okay. The moral of the story is again that he was an employee. He started as an employee. Yeah. Still he became a CEO. इस चीज़ के लिए पेशेंस और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज की जनरेशन में कम होते जा रहा है, राइट? True. Before a decade, when I was a job seeker, I was doing a job. Me and my colleagues used to discuss कि यार 2 साल तो एक कंपनी में जॉब करना ही है. अभी के जनरेशन में वो नहीं है, अभी की एज में वो नहीं है. अभी की एज में वो है दैट व्हाट आई एम गेटिंग, राइट, आउट ऑफ व्हाट आई एम अर्निंग, ऑल्सो हाउ मच आई एम पुटिंग इन, राइट? सो आई थिंक ये जो बैलेंस है ना, ये यंग एज में लोगों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. If I compare that with the rural India as well, right, and I'm very proud to say that rural India has a, you know, a very vast and a good talent. They are ready to give that time, but in metros people are bit reluctant to it, right, and that's why this job hopping culture is making difference of accepting Gen Zs as employees. Then that's my understanding, right? But then ठीक है, चलो ये तो है, ये करंट सिचुएशन है, लेकिन जेनजीज का टैलेंट भी अच्छा होता है. एज आई सेड, दे आर वेरी क्रिएटिव,
they are outspoken and they can take your brand from A to D, जो हम लोग का पहले Oh, yes. A to B, B to C वो वाला जर्नी था, Yeah. वो उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है. अभी ऐसे टैलेंट को रिटेन भी करना है, तो आप कैसे करोगे या कैसे जेनजी टैलेंट को रिटेन कर सकते हैं कंपनीज? राइट, ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा चैलेंज है इन टुडेज टाइम्स, बट आई थिंक द की हियर वुड बी इन 3 थिंग्स. One would be listening, making sure कि हम लोग सुन रहे हैं वो लोग क्या बोलना चाह रहे हैं. Just showing empathy also in whatever they are trying to share or suggest. Second would be, I think, providing flexibility wherever possible for the company. And third, I think, would be internal job opportunities. So, for example, I am passionate about something, but I'm in some other role. So then, as a manager, recognizing कि ठीक है, my team member is good at this, probably he can try an internal job transfer Right. within the company. That will also keep people engaged. They would still remain committed to the organization, but also grow in the process. बट अगर उस कंपनी में कोई डिपार्टमेंट ऐसा है ही नहीं कि जहाँ पे इसका फिटमेंट हो सकता है, if I really compare that with the startup situations, startup don't have it all, right? Correct. I mean, if I think about my people, okay, मेरा hiring ऐसे ही होता है that I don't go by the CVs, I don't go by the education that they have. What I go by is like the personality that the person has, right? कि वो किस में फिट हो सकता है, और मैं उनको पहले ही बता देता हूँ that you cannot work with me as a recruiter or as a HR. I see you are more keen towards a marketing field. What if I give you an opportunity to work in social media or maybe in the marketing field, so that maybe you can utilize your own personality, your own traits, aligned everything there, and then you will not see the timing कि मैं 8 बजे आ रहा हूँ, मुझे 6 बजे जाना है. Right. You are putting in efforts in a way that यार यहाँ से और आउटपुट कैसे अच्छा निकाल सकते हैं. बट ये स्टार्टअप का हुआ. Yeah. लेकिन अगर मेरे कंपनी में मुझे सोशल मीडिया की ज़रूरत है ही नहीं और वो बंदा सोशल मीडिया के लिए फिट है, तो यार उसको तो फिर मुझे लेट गो करना पड़ेगा, एंड आई ऑल्सो डोंट वांट टू लेट गो दैट पर्सन. Correct. सो मे बी एज एन HR, हाउ डू यू थिंक कि उनको सेम रोल में भी कैसे हम लोग लेके जा सकते हैं और ग्रो करा सकते हैं? राइट, तो ऑफ कोर्स ये तो डिपेंड करता है ऑन सिचुएशन, बट इन मोस्ट केसेस इट डिपेंड्स ऑन हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं जो उसको चाहिए. इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कंप्लीटली तो नहीं हो सकता ऑन व्हाट Right. people ask for, but how can we try and match and create like a win-win between that person and the company. बट हाउ, यानी विन विन अगर होना भी है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल मुझे बताइए. So for example, अभी इनका केस ले लेते हैं. You mentioned a person, if you अगर आपके पास नहीं है social media का function, and if that person is in some other department, say content, okay, just in general, what can you do from your end to make sure that he feels that he has grown in that function? Of course, if he is looking for growth, it depends on what the person is looking for. Usual reasons होते हैं compensation, or role, or just growth in general, like taking over more responsibilities. The person feels stagnant in the work that he's doing. Yeah, there can be other things also, like as simple as I don't like the way you're working, I don't like your managerial style. So then understanding that also, कि ठीक है, like what are you not comfortable with, and I will try and explain कि what is the style like, just to make sure that we have a better understanding between us. तो वो transparent communication इतना important हो गया है ना आज. I think that can play a very good role just in terms of resolving things. मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन से भी और स्टेप आगे, हाउ यू यूज द वर्ड्स, द स्टेटमेंट, हाउ यू आर मेकिंग द डायलॉग हैपन. That's very true. अगर जेनजीज को ये लग जाए कि
the manager is disrespecting me. Yeah. I'm not seeing his intent, I'm not seeing his maybe the purpose of the dialogues that we had. Yeah. What I'm saying is कि इसने मेरे से बात कैसे करी है, Hmm. ये भी होता है, राइट? Correct. ये भी एक नॉन निगोशिएबल मुझे लगता है कि जेंजीज में बहुत ज़्यादा है. Yeah. That ऐसे they- कैसे बात कर ली? एग्जैक्टली, दे सीक रिस्पेक्ट, राइट? True. और मिलेनियल्स का एक प्रॉब्लम मुझे ऐसे लगता है दैट दे आर इन अ सिचुएशन वेयर उन्होंने गालियाँ खाई है लेकिन उन्होंने बैक आंसर नहीं करे, दो दे फेल्ट इट. ओके, नीचे से यानी जो अभी उनसे यंगर एज है उनको वो गाली देना चाहते हैं या उनको समझाना चाहते हैं उनके तरीके से, लेकिन वो वहाँ पे नहीं समझ सकती, वो नहीं कर सकते. Hmm. सो दे आर स्टक देयर कि साला मैंने ऊपर से भी गालियाँ खाई है, मैंने नीचे से भी मैं गाली खा रहा हूँ, राइट? Right. अनफॉर्चुनेटली ये एक सिचुएशन है, राइट? Yeah. कि यार कौन समझ के लिए हमारी बात, कौन समझ के लिए, या Correct. कौन ऐसे कैसे मैं मेरा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालूं. और यहाँ पे अभी अलग अलग थेरेपिस्ट आ रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं, एंड ऑब्वियसली दे आर गेटिंग इनटू कंसल्टिंग विद कॉर्पोरेट्स. बहुत अलग अलग लेवल पे ये हो रहा है. बट मुझे ऐसे एक चीज़ ये जाननी है कि जो बातें फैक्ट्स है नहीं है अकॉर्डिंग टू पीपल, अकॉर्डिंग टू रिसर्च वगैरह, वो सब बाजू में रखते हैं. बट यू एज अ जेनजी एचआर, आपको ऐसे क्या लगता है कि एक मिथ जेनजीज के एम्प्लॉयमेंट को लेके मार्केट में चल रहा है एंड वो बर्स्ट होना चाहिए? I think Gen Z's के इसमें कोई मिथ नहीं है, मीम्स हैं. बताइए, एक मीम बता दीजिए. काफ़ी हैं, मतलब I personally love watching them, and especially the reels that they make with respect to everything about employment. डरो मत बोल हाँ. दो. नहीं, मतलब I can't recollect one right now, but usually हम scroll करते वक्त like there are a lot which come on the feed, तो मज़ा आ जाता है देखने में. I think this was a very diplomatic way of avoiding my question. Anyways, no worries, I respect that too. बट जैसे अभी हम लोगों ने इतने कॉन्वर्सेशन में बात करी कि टाइम स्पैन, अटेंशन स्पैन बहुत कम है, Yeah. और अगर एक जेन जी को जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना है Hmm. तो वो कैसे बना सकता है? बाप रे, जेन जी ने अगर जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया तो मतलब 10 epic वर्ड्स हो तो होने जाएगा चाहिए. वो. हाँ. एक तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब एक दो लाइन में स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी होंगी. राइट. सीधा कॉम्पेंसेशन डिक्लेयर कर दिया होगा वहाँ पे. भाई ये इतना ही हमारा है. और बहुत फोकस होगा कि कूल क्या है कंपनी में, वो बताने का, लाइक विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय बेनिफिट्स, उस पर ज़्यादा फोकस होगा. से फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ सपोर्ट या ऑफ साइट्स, टीम ऑफ साइट्स, ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होगा, आई थिंक, यहाँ व्हिच पे- मेक्स द वर्क प्लेस कूलर. एग्जैक्टली कि यहाँ पे काम छोड़ के कितनी ऐसी चीजें होती है जो काम की नहीं है. करेक्ट. Which will make you as a family, right? Yeah. But do you also think कि Gen Zs, and even not now, let's not only quote it as Gen Zs, but in coming years, people will move, rather recruiters and HRs will move more into video creation for job description. One is because लोगों का पढ़ने का जो seriousness था वो कम हो गया है, and people are referring to more of AV format, Yeah. right? So do you think that कि ये हो रहा है या आगे बढ़ेगा? हाँ, आई थिंक इट्स पॉसिबल. इट्स ऑलरेडी देयर, मतलब अभी स्टार्ट तो हो गया है. बट सिंस रिक्रूटर्स हैव वेरी लेस टाइम टू गो थ्रू अ प्रोफाइल, आई थिंक दैट अ वीडियो वुड बी अ नाइस थिंग टू डू. मतलब क्योंकि उनको 1 मिनट तो लगता ही है एक प्रोफाइल पढ़ने में, बट इफ इट्स समराइज्ड in 15 to 30 seconds in a video, and that to the person talking, it just directly becomes a very good proof of what the person is. So Okay. क्योंकि मैं हमेशा लोगों को मोटिवेट करता हूँ, और मोटिवेट से ज़्यादा अभी मैं एक्शंस ले रहा हूँ. सो आई हैव स्टार्टेड अ जॉब सीरीज़ जहाँ पे आई एम शेयरिंग openings on videos,
Okay. I'm also trying to promote all the candidates that I have to create introduction videos, and they can send it across the platform along with the CVs. Okay. That can create That's nice. impact. Yeah, that can create an impact. The sole reason of doing it is I keep on saying this again and again, that in today's generation with AI and humans, अगर आपकी एक ऑथेंटिसिटी आपको प्रूव करनी है, यू शुड नो कि आपका इंट्रोडक्शन 30 सेकेंड्स में HRs को कैसे दे सकते हो, राइट? और इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू स्पीक अबाउट व्हाई, व्हाट एंड हाउ, नथिंग एल्स, दैट्स इट. इतनी क्लैरिटी दे दो, आपका सीरियसनेस वहाँ से पता चल जाता है कि ये बंदा सीरियस है जॉब्स के लिए, राइट? एंड Absolutely. ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेगा, ये ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं खुद ही उसमें इतना बना रहा हूँ. राइट? मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक दिन जब एक रिक्रूटर बैठ के रील की तरह प्रोफाइल्स देख रहे हैं. एक और मिथ मुझे HRs के बारे में जो मैं हमेशा सुनता हूँ, दैट HRs आर विथ एम्प्लॉइज साइड्स. ओके. आपको लगता है पहले ही आप बोल रहे हो दैट इट्स अ मिथ. ओके. अगर आप लिंक्डइन के पोस्ट पढ़ो ना, हम्म. तो आप वो मुझे पहले झूठ लगता था, ठीक है, ऑनेस्टली. जब मैं एम्प्लॉयर बना, मैं खुद की कंपनी का HR बना था, तब मुझे ऐसे लगने लग गया दैट आई एम एज एन HR आई एम प्लेइंग अ डिप्लोमेटिक रोल, राइट? HRs को बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे ही ट्रीट करते हैं बिकॉज दे टेक द प्रॉब्लम्स टू देम और उसके सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं. एंड इवेंचुअली एक तो मिलता है वेट, या दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिलता. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई HR VP केम इनटू द पिक्चर, राइट? तो आपको लगता है कि ये एक्चुअली मिथ है या एम्प्लॉइज के साइड से ही HR होते हैं? ओके. इमेजिन अ मदर, whose side will she take? बेटे की या हस्बैंड की? Depends on the situation. Exactly. So now, depending on the situation, decisions are taken accordingly. At times it benefits the company, at times it benefits the employee. It's as simple as that. But effort यही होता है हमेशा to balance the both, so that it's just a win-win and things are just smooth. Diplomatic, as I Yeah, said. yeah. बट लोगों के एक्सपेक्टेशन तो ऐसे ही होते हैं. सी एवरीवन दे कैन नॉट बैलेंस एवरीथिंग, कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल अलग है. दे ऑलवेज गेट इनटू अ कंफ्यूजन एंड रीच टू दैट लेवल की, एंड इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम एज वेल, राइट? कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है. व्हेन एट वर्क प्लेसेस आई हैव हर्ड ऑफ पीपल सेइंग दैट क्या करूँ बोल के, इट्स बेटर टू स्विच अ जॉब ओनली. करेक्ट, राइट? तो ये स्विच अ जॉब वाला जो ट्रेंड है ना, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, और ज़्यादा आगे निकलते जा रहा है. एंड आई थिंक टू मे बी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए ये चैलेंजेस ज़्यादा है, नॉट ओनली अट्रैक्टिंग द राइट टैलेंट बट कीपिंग देम फॉर अ लॉन्गर टाइम. या राइट? सो HRs किसके साइड पे है, इससे ज़्यादा HRs कौन से साइड पे क्यों है, ये लोगों को समझना अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आई थिंक दिस टाइम हैज केम देयर, लाइक people should understand. Absolutely, yes, right? yes. Not only blaming HRs, क्योंकि HRs मुझे तो बहुत बेचारे लगते हैं, I'm so sorry, लेकिन जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे कोई ना बोलते रहता है किसी का नाम लेके कि इन्होंने मुझे ये प्रॉमिस किया था, इसने ये करा, उसने वो करा, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर डीलिंग विथ ह्यूमंस, एंड दे आर डीलिंग विथ ह्यूमंस हु आर रिस्पॉन्सिबल to also run the business with people and also make people happy which are running the business. Yes. Right? Yeah. And it is a very difficult phase that HRs deal every day. फिर भी वो Yes. गाली खाते हैं, ये मुझे ऐसे लगता है. Right? Apart from all this, एक्सपांशन फेज में अलग अलग लेवल पे हायरिंग होता है. राइट? मैंने ये टर्म रिसेंटली सुनी है, आई एम रियली नॉट सो श्योर अबाउट इट, दैट देयर इज अ साइलेंट करियर किलर. ओके. वो क्या होता है और मे बी कैसे लोग इसके साथ डील कर सकते हैं? मतलब आर यू रेफरिंग टू समवन हु इज न्यूली स्टार्टेड इनटू कॉर्पोरेट, या यू कैन टेक एनीथिंग. मैंने बस ये टर्म सुनी है और मुझे ये जानना है कि व्हाट इज इट.
ये फिर न्यू कमर्स के लिए हो या एक्सपीरियंस लोगों के लिए हो? सी बेसिकली ये न्यू कमर्स के लिए ज़्यादा होता है बिकॉज वंस दे एंटर कॉर्पोरेट दे थिंक कि बस अभी फर्स्ट जॉब मिल गया, हो गया. A silent career killer in their case would definitely be not focusing on work ethic, especially in the first, say, 3 to 6 months. So making sure कि you are proactive, you are dedicated, you're committed, you're creative in whichever way possible at work. I think वो drive रखना is very important. Because if not, if you become laid back, that can definitely be a career killer in the first job itself. So mindset is everything, I would say. Yeah, and how you approach work basically, everything that comes into picture. बट यार इन लोगों का है ना, जब जॉब कहते हैं ना, अभी मैं यही ऑब्जर्व करता हूँ कि लोगों का टेढ़ा ही शक्ल होता है हमेशा, यार जॉब. बट इट्स नॉट लाइक कि जॉब इतना गंदा है या 9 to 5 इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर यू. Correct. और मे बी 9 to 5 को हमेशा लिमिटेशंस ही होता है, ऐसे कुछ नहीं है, राइट? Absolutely. पीपल कैन डू वंडर्स इफ दे डिसाइड. Yeah. बट ठीक है अभी. And depends on priorities also. मतलब जिसकी जैसी होगी उस हिसाब से they can approach their career. But I think just being grateful that ठीक है, like I am getting to do something that I'm genuinely interested in. And I'm contributing also to something. वो approach रखना is highly recommended. is highly recommended. That's right. वो नहीं है because मैं ये सोच रहा था कि what you are saying is right. Correct. but ये है नहीं, so Right. it is highly recommended. Right. मुझे अभी साइलेंट किलर तो चलो हो गया, आपने जॉब शुरू करने के बाद ही आप जॉब कर रहे हो तब भी. बट अभी जो हायरिंग में एक ट्रेंड मैंने देखा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम योर स्किल सेट एंड योर एक्सपीरियंस एंड इवन योर CTC, पीपल ऑल्सो लुक फॉर अ कल्चर फिट, राइट? कल्चर फिट में लोग रिजेक्ट क्यों होते हैं? Okay. यार culture fit is more to do with things that are beyond what's documented in the CV and what's visible in the person. तो कल्चर फिट के लिए मैंने पर्सनली लोगों को रिजेक्ट किया है इन अ फ्यू ऑफ द इंटरव्यूज दैट आई हैव टेकन. व्हाई इज बिकॉज इट्स ऑलवेज बेटर टू मेक श्योर दैट इट डजंट हैम्पर द पर्सन एज वेल एज द कंपनी. हम लोग क्या करते हैं उसमें we read between the lines basically what the person is trying to say, right? What is his approach towards this job, why does he want it, family background क्या है, उसके priorities basically judge करने का try करते हैं. And then of course how is he fitting into something that's there internally, for example adaptability, agility, is he innovative in his mindset, how is he handling situations, ऐसे काफ़ी questions directed होते हैं towards that, on how does he react to a particular situation. So it is more of situation based. Yes. Okay. And then does it align with the kind of people that are there in the organization? If it's a mismatch, then of course उसको भी problem होगा after he joins and company को भी. So it's always better to make sure that that's aligned. Right. And अगर मैं आपको एक कुछ suggestions ऐसे पूछूँ एज अ जेन ज़ी HR की हायरिंग फास्ट करनी है मैं, तो आपके 5 सजेशंस ऐसे कौन से होंगे जिससे हम लोग हायरिंग फास्ट कर सकते हैं? टारगेटिंग जेन ज़ीज़ बोल रहे हो आप? यू एज अ जेन ज़ी HR आप क्या सजेस्ट करोगे हायरिंग फास्ट करने के लिए? आई थिंक एक तो प्रोसेस फास्ट होनी चाहिए. People don't like delays in the recruitment process. One. Secondly, it should be extremely transparent. Third, it should be empathetic for the fact that people are genuinely looking for jobs. तो being empathetic and making sure कि उनकी भी situation समझ के हम accordingly communicate कर रहे हैं. Then of course, from an employer perspective, I think making sure कि that
person is a culture fit and also seeing long-term potential in the person, that would matter. Yes. एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ Sure. दैट इट इज अबाउट अ फीडबैक. Oh yes. Yes. दैट्स द थिंग वेयर व्हेन यू सेड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इज फाइन कि कौन से स्टेज पे कौन जा रहा है. अगर कोई रिजेक्ट हो रहा है तो उसके फीडबैक लेना Correct. ज़्यादा ज़रूरी है. और जो रिजेक्ट होता है ना वो ज़्यादा आपको ऑनेस्ट फीडबैक देता है प्रोसेस के बारे में. ये हुआ ये तो सही बात है. कैंडिडेट्स के लिए. एम्प्लॉयर्स के लिए है कि इफ दे आर रिजेक्टिंग समवन they can also provide a feedback to the candidate so that they can make improvements in their next rounds or in their next interviews. Oh yes. Right? So That's is so true. Yeah, that is a mandate stuff that I suggest anyone we do in our organization. Okay. Yeah. That's But हमारा ये amazing. conversation बहुत और चलेगा. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये इनिशिएटिव बस कॉन्वर्सेशंस के लिए नहीं है या HR टॉक्स के लिए नहीं है. इज ऑल्सो मोर ऑफ अबाउट जॉब्स and employment opportunities. Yeah. So I'm going to ask you a few questions as well, Okay. so that people will be able to take actions out of this conversation. Sure. Right? Sure. We really would like to know that which kind of a roles that you are currently hiring for. So we are hiring across multiple roles in tech as well as non-tech. Okay, could you also tell us the location for these roles? We are hiring across multiple locations in India and international as well. Majorly in India, across metro cities like Mumbai and Bangalore. And then interestingly, this thing that why people should join you as an organization. So for anyone who is interested to be a part of an organization which is embracing AI at every phase, which is global in terms of exposure, as well as a very enterprise level project, and lastly a lot of internal learning opportunities, then this place is for you. Okay, how to apply to these roles? You can simply go on the careers portal and there's a chatbot. You can directly explore whichever role is relevant for you and apply accordingly. Thank you so much for that. I have two amazing questions to ask you. Okay. दो एग्जाम्पल बताना. एक आपका है ना वर्स्ट एक्सपीरियंस एज ए रिक्रूटर क्या रहा हुआ है? So there was a person who had applied and the person who came for the interview was a different person. Oh, Yeah. अरे बाप. So I think that's a big ये वर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका. yeah. एक वर्स्ट सेम एक्सपीरियंस वर्स्ट ही बोलूँगा मैं. मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था. सो आई हैव रेफर्ड अ कैंडिडेट टू माई क्लाइंट. तो ऑब्वियसली CV में उसका फ़ोटो था और उसका इंटरव्यू शुरू होना था, ऑनलाइन था. ही अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू. सो एक्चुअली नॉट ही. सो उन्होंने कैसे करा था, एक लैपटॉप ऐसे रखा हुआ है, दूसरा लैपटॉप उसके पीछे रखा हुआ है. नॉट अबाउट ए नहीं है, बट ही वॉज गिविंग, द एक्चुअल कैंडिडेट वॉज गिविंग इंटरव्यू टू अनदर कंपनी. सेम ही टाइम पे शेड्यूल करा है. और जो बंदा सामने बैठा है ही वॉज डिफरेंट. सो द एंटायर थिंग केम टू अस व्हेन आई डोंट नो, उसके पीछे एक मिरर था. तो मेरा जो क्लाइंट इंटरव्यू ले रहा था, ही इमीडिएटली टुक आउट हिज फोन एंड टेक द रिकॉर्डिंग टू सेंड अस कि दिस इज हैपनिंग. Okay. और मैं हिल गया था कि भाई साहब ये भी करते लोग. लाइक आप लोग, आपने फोटो दिया है आपका, उसके बाद भी यू आर आस्किंग समवन टू सिट. Yeah. और ये जो बंदा एक्चुअल कैंडिडेट है वो इसको प्रॉम्प्ट भी कर रहा है बीच बीच में कि तू ये आंसर कर, वो आंसर कर. इट वॉज रियली ऑफेंसिव. Yeah. राइट. तो चलो हम लोगों ने इसको ब्लैक लिस्ट करा है, सब कुछ हो गया. और एक फनीस्ट एक्सपीरियंस मेरा ये था दैट कैंडिडेट को मैं पूछ रहा हूँ अबाउट
आप क्यों ये जॉब नहीं करना चाहते हो ऑब्वियसली आफ्टर द सिलेक्शन. So the guy said कि मैंने मेरी बीवी को पूछा and my wife said no to this job. Okay. और same reaction I had कि मैं हंसने लग गया कि भाई जॉब किसी ने करना है, तुझे करना है. चलो ठीक है, taking or maybe considering your wife's opinion is fine. But when you said that your wife said no to the job, it tells us that you are not matured enough for a job. Yeah. As an employee also, no one will try to hire you. तो मैंने उसको उसके आगे जाके पूछा कि मुझे सच बताना कि रीज़न क्या है. इज़ इट विद द सैलरी, इज़ इट विद द टाइमिंग. सो इस कि हाँ सर सैलरी कम लग रही है. सो आई शाउटेड, मैंने बोला भाई तू ये पहले बता कि तुझे सैलरी पे डिस्कशन करना है. तो तेरी वाइफ का इमेज खराब कर रहा है, अल्टीमेटली तेरा भी इमेज खराब कर रहा है. राइट. और मतलब कोई बेटर ही रीज़न दे सकता था. एग्जैक्टली. बट आप मुझे बताइए नाउ, सिंस यू हैड दिस एक्सपीरियंस, डू यू रियली थिंक दैट दिस प्लेटफॉर्म विल रियली हेल्प द जॉब सीकर्स and employers through videos? Oh, absolutely. I think because it's a very fresh concept. Thank you. Because it's not just giving insights, but it's also giving actionable things to people, especially who are looking out for jobs. Thank you. This is the intention of doing this actually. When I thought about this concept and I spoke with my team, हमारा यही कंक्लूजन था. बट वी ऑलवेज आस्क आवर गेस्ट कि आपको ये कैसे लग रहा है. सो थैंक यू फॉर सेइंग दैट अगेन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आज के लिए. इट वॉज वंडरफुल टू हैव यू और अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ अबाउट Gen Z HRs. Oh yes. We enjoyed a lot and learned a lot. So wish you a very amazing day ahead and thank you so much once again, Mohit sir. Thank you, Pranil. I personally loved interacting with you. Thank you. I wish you and the team all the very best. Thank you so much. For all your future projects. Thank you so much. अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जो लोग जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं. ये इनिशिएटिव हमारा इंडियन जॉब मार्केट बेहतर बनाने के लिए AI के अगेंस्ट भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं. बिकॉज AI के साथ बेहतर बनना एक चीज़ है और AI के साथ जॉब्स में कम्पीट करना ये एक अलग बात है. तो लोगों के ले ऑफ हो जाते हैं, लोगों को जॉब नहीं मिलता है, टेक्नोलॉजी अलग लेवल पे बढ़ रही है. इसमें ये इनिशिएटिव पर्टिकुलरली इंडियन जॉब मार्केट बेटर करने के लिए हम लोगों ने शुरू किया है. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो as much as you can so that we can get better in this mission. Thank you so much. Jai Hind.